ज्ञान गुरु के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आप लोगों को आज रसायन शास्त्र के नए अध्याय उपसंयोजक यौगिक पढ़ाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। उपसंयोजक यौगिक अगर कहेंगे तो इसकी सिंपली सी बात है कि उपसंयोजक यौगिक में ये वर्ड जो हमारा है उपसंयोजक, इससे डिफाइन किया जा सकता है। यह यौगिक उपसंयोजक बंध पे आधारित है। उपसंयोजक बंध से बने यौगिक होते हैं। अगर हम उपसंयोजक रसायन किसे कहेंगे, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड केमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो सिंपली कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसंयोजक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। और उपसंयोजक यौगिक के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बॉन्ड के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार के बॉन्ड इसमें बनाते हैं उपसंयोजक। उपसंयोजक बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उपसंयोजक यौगिक कहलाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब उपसंयोजक बॉन्ड होता है। अगर हम एग्जांपल के लिए लें NH3, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अमोनियम होता है। अब इसमें स्ट्रक्चरली पढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। अब ये नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन होंगे, एक यहाँ होंगे, एक यहाँ और यहाँ पर होंगे। अब इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स में ये नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड कंप्लीट कर चुका है, लेकिन इसके जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी बचे हुए हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर एक H+ आए जोड़ने के लिए, तो H+ एक ऐसा है कि इस H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। सबसे पहली बात कि अगर हम H+ के बारे में जानेंगे तो कोई हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन खो करके H+ बनाता है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसके पास मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन खो करके H+ बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये H+ जो है इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। जब H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो नाइट्रोजन के साथ कैसे बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि अगर हम लोग 11th चैप्टर के रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, तो उसमें आयनिक कंपाउंड्स होते थे, यानी आयनिक बॉन्ड होते थे, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते थे, इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरी जो हमारी होती थी उसको बोलते थे हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके बॉन्ड बनाता था। तीसरी जो बॉन्ड हमारी है उपसंयोजक बॉन्ड। अगर हम लोग थोड़ी सी रिहर्सल कर ले, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इसमें आयनिक बॉन्ड हमारे सॉलिड स्टेट में कुछ सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक बॉन्ड की जरूरत नहीं है, आयनिक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ उसकी अगर चर्चा करें तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, यानी आदान प्रदान। यानी कि आपको हम एक मार्कर दे रहे हैं तो आप भी हमें एक मार्कर दे रहे हैं, तो आदान प्रदान हुआ एक वस्तु का। यानी यहाँ पे वस्तु नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते थे। दूसरा जो हमारा था कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, साझेदारी होती थी, यानी एक परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता था, कि मेरे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको दे रहे हैं और आप भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हम एक एटम्स का क्या कर सकते थे, या एक मॉलिक्यूल्स का या एक कंपाउंड का निर्माण करते थे। तो यहाँ आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, साझेदारी होती थी। लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में क्या होता है कि एक युग्मित, इसको क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। तो इस वाले बॉन्ड में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होते हैं, तो इसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दान करता है। तो ये क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन मिलकर के एक बॉन्ड का निर्माण करता है। अब ये बॉन्ड का जो निर्माण करता है, इस प्रकार से जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, एरो से दर्शाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। वो इस प्रकार के एग्रीमेंट है कि हम अपने दो इलेक्ट्रॉन तो आपको दे ही रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ के रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने का मतलब हुआ कि मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ले करके या आपको दे करके जो हम बॉन्ड बनाए हैं, तो आप मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहीं नहीं जा सकते, आप इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मेरे साथ रहेंगे। तो ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं उप सह संयोजक बॉन्ड, उपसह संयोजक बॉन्ड। और उपसह संयोजक बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, एरो से। और जब ऐसा बॉन्ड बन जाता है तो इस बॉन्ड को हम लोग क्लोज करते हैं। इस बॉन्ड को क्लोज कैसे करते हैं, एक बिग ब्रैकेट से, एक बिग ब्रैकेट से इसको क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि नाइट्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दिया, तो इस पर एक चार्जेज आ जाएगा। एक चार्जेज किसका आएगा, प्लस के चार्जेज आएंगे। अब ये जो एटम्स हो गए, अगर हमारे एटम्स में इस प्लस चार्जेज को बराबर करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी का भी चार्जेज जो होते हैं, सम ऑफ चार्जेज इक्वल टू 0, अगर इसको बनाना चाहेंगे तो ये NH3 हमारा जो है NH3, और इस पे जो प्लस चार्जेस लग गए, ये हमारा क्या हो गया, अब NH3 नहीं रहा, ये N 1 2 3 4 NH4 हो, ये NH4 प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम आयन। NH4 प्लस को बोलते हैं अमोनियम आयन। ये NH4 का हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसमें हम लोग अगर निगेटिव को बराबर करने के लिए क्लोरीन को जोड़ते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, जो कि निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ बॉन्डेड बना सकते हैं। तो इसका जो NH4Cl होंगे, इसका नाम हो जाएंगे अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार हम समझे कि उपसहसंयोजक यौगिक किस प्रकार बनते हैं, उपसहसंयोजक बॉन्ड किस प्रकार बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डालता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स डालेगा तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन डालेंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन डालेगा। मतलब क्या होगा कि ये कभी भी इसमें आएगा तो ग्राही आएगा, ग्रहण करने वाला। और ग्रहण किसको करवाएगा, इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे परमाणु को वो देगा। और इसके अंदर की जो बिग ब्रैकेट है, ऐसा बिग ब्रैकेट ये बताता है कि इसके अंदर एक उपसहसंयोजक बॉन्ड बना। अब आगे की हम बात कर रहे हैं कि उपसहसंयोजक बॉन्ड जो बनते हैं, उसके आगे की बात क्या है कि इसमें किस प्रकार के यौगिक होते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा सॉल्ट होता है। सॉल्ट का मतलब कहेंगे तो लवण। सॉल्ट का मतलब हो गया लवण। अब लवण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं तो लवण जो होते हैं सामान्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं।
दो प्रकार कहने का मतलब एक हमारा होगा साधारण लवण, दूसरा कहेंगे योगशील लवण। यानी साधारण लवण को हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट, इसको बोलते हैं एडिशनल सॉल्ट बोलते हैं। अब साधारण लवण जो हम कहेंगे, साधारण लवण की बात अगर चल रही है तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग NaCl कह सकते हैं, सिंपल सॉल्ट्स है, KCl कह सकते हैं, सिंपल सॉल्ट है, ZnCl कह सकते हैं, सिंपल सॉल्ट है, H2SO4 हमारा सिंपल सॉल्ट है, K2Cr2O7 सिंपल सॉल्ट्स हैं। ये सभी सिंपल सॉल्ट्स हैं। सिंपल सॉल्ट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी इसको जलीय विलयन बनाएंगे, ये सब के सब सॉलिड्स में हैं, अगर इसके जलीय विलयन बनाएंगे तो ये आयन में विभक्त हो जाते हैं। जैसे इसको कहेंगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा, KCl भी क्या होंगे, K+Cl- में टूटेंगे, Zn में Zn+ZnCl2 होगा, Zn++ और Cl- में टूटेगा क्योंकि दो है। H2SO4 में हाइड्रोजन ++ और SO4 में ब्रेक होंगे। K2Cr2 में K2 क्या हो जाएंगे, ++ हो जाएंगे, Cr2O7 में ब्रेक करेंगे। यानी साधारण लवण वैसे लवण को कहेंगे जब उसे जलीय विलयन बनाएंगे तो वो क्या होंगे, आयन में विभक्त हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं योगशील लवण की। योगशील लवण में होता क्या है कि जब दो साधारण लवण, जब ये लवण है तो ये कह सकते हैं योगशील लवण के लिए ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी क्या है, हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं, एक को द्विक लवण और दूसरा को बोलते हैं संकुल लवण। यानी योगशील लवण का मतलब हुआ कि साधारण लवण दो या दो से अधिक साधारण लवण के, द्विक लवण में अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक साधारण लवण को स्टैक्योमीतीय मात्रा के अनुपात में जुड़ने से बनने वाले यौगिक को द्विक लवण कहा जाता है। यानी कि इसका ये कॉन्सेप्ट है, जब हम बनाते हैं द्विक सॉल्ट्स तब इसके अंदर की जो एटम्स लेते हैं सिंपल सॉल्ट्स, तो NaCl अगर सिंपल सॉल्ट के रूप में अगर लिया गया है और KCl अगर सिंपल सॉल्ट के रूप में लिया गया है, अगर ये दोनों को हम सॉलिड के फॉर्म में रखेंगे तो सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में द्विक लवण का ये निर्माण नहीं कर पाएगा। और इसे द्विक लवण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जलीय अवस्था में प्रवेश करवाते हैं। जैसे कि संकुल लवण होते हैं, संकुल लवण ऐसे होते हैं जिसको हम अगर साधारण लवण को एडिशनल करते हैं तो साधारण लवण इसमें मिलने के बाद ये हमारे एक यौगिक का निर्माण तो करता है, वो भी हमारा क्या कहलाता है, एडिशनल कंपाउंड कहलाता है। एडिशनल कंपाउंड कहलाने के बावजूद भी इसमें और इसमें यानी कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर क्या है, द्विक लवण और संकुल लवण में हमारा अंतर क्या है, तो इसमें अंतर ये है कि जब द्विक लवण हमारे दो साधारण लवण से बनते हैं तो ये अपनी पहचान को नहीं खोते। यानी कि अगर जब दो द्विक लवण को मिलाएंगे, जैसे हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। अब यहां देखेंगे तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ये दोनों हमारे क्या हैं, सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट साधारण लवण है, इसमें 24 H2O होंगे। ये दोनों हमारे क्या हैं, साधारण लवण है। जब दो साधारण लवण को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमारा इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब है कि K2SO4 एक सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है,
Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये भी सॉलिड अवस्था में। दोनों क्या होंगे? एक्वस होंगे। दोनों को हम क्या करेंगे? एक्वस करेंगे। एक्वस करने के बाद दोनों को जब फिर रिक्रिस्टलाइन करेंगे, रिक्रिस्टलाइन मतलब फिर से सॉलिड बनाएंगे, तो ये एक नए कंपाउंड का निर्माण करता है। और वो जो नया कंपाउंड हमारा होता है, वो कंपाउंड जो रिक्रिस्टलाइजेशन करके बनता है, तो अपने अंदर की जो पहचान होती है, किसकी? अभी कणों की पहचान होती है, उसे वो बनाए रखता है, यानी उसका परीक्षण हम लोग कर सकते हैं। तो ये नया जो बनेगा हमारा कंपाउंड, वो बनेगा K2SO4 Al2SO4 24H2O। इसके जो नाम हमारे हो जाएंगे एलम, इसके नाम होंगे एलम, यानी कह सकते हैं पोटास एलम, पोटास एलम, या फिटकरी, यानी कि ये फिटकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो द्विक लवण हम में ये समझे कि जब दो साधारण लवण का जलीय विलयन को मिलाकर रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, तब एक नए यौगिक का निर्माण होता है। वह नए यौगिक को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। इस द्विक लवण में सभी अपने अपने यानी अवयवी, जो कह सकते हैं तत्व या परमाणु, अपने अपने परीक्षण को स्थायित्व करता है, बना के रखता है, यानी कि ये परीक्षण खोता नहीं। इसे हम चाहेंगे तो आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर K2SO4 में देखेंगे तो K2 क्या है? प्लस प्लस चार्जेज हैं, SO4 माइनस माइनस चार्ज हैं। Al2 में देखेंगे तो Al प्लस प्लस चार्जेज हैं। हम आपको आगे ऊपर समझाते हैं। K2SO4 जब ब्रेक होगा तो K प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस से टूटेगा। Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O, इसको जब आयन में तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Al प्लस 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 SO4 माइनस माइनस और H प्लस और OH माइनस से टूटेगा। वैसे H प्लस OH लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी हम देखें पोटासियम या फिटकरी, ये सभी अपने आयन में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो यानी ये अपनी परीक्षण की पहचान को नहीं खोता है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ कि पोटास एलम जो है द्विक लवण का एग्जाम्पल है। और सारा एग्जाम्पल है, हम लिख दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल में रिएक्शन भी आपको हम बता दे रहे हैं कि किस प्रकार के उसमें रिएक्शंस बनेंगे। इसके बाद हम सीरियल वाइज संपूर्ण लवण की बात करेंगे। हम लोग अगला जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा है मोहर लवण, फेरस सल्फेट, जो का नाम आप लोग सुने होंगे, FeSO4। ये हमारा क्या है? FeSO4 को अगर तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? Fe प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा, क्योंकि आयन में ये ब्रेक हो सकता है। द्विक लवण के बारे में हम ये पढ़े कि दो साधारण लवण को स्टैक्योमिकी मतलब समान अनुपात में अगर उसे मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो नए यौगिक बनते हैं या जिस यौगिक का निर्माण होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है, या द्विक यौगिक भी हम कह सकते हैं। तो द्विक FeSO4 फिर NH4 होल ट्वाइस SO4, ये भी हमारा क्या है? सिंपल सॉल्ट से हमारा है, सिंपल सॉल्ट। अब ये दो सिंपल सॉल्ट को मिला दिए। अब दो सिंपल सॉल्ट देख रहे हैं कि ये FeSO4 क्या सॉलिड में है, तो इसको किस अवस्था में बनाएंगे? एक्वस। एक्वस का मतलब ये जलीय। NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको ही बनाएंगे एक्वस। अब ये दोनों एक्वस हो गए, जलीय विलयन हमारा बन गया। अब दोनों को फिर से क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे। क्रिस्टलीकरण करेंगे तो एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे। एक नए यौगिक ये क्या करेंगे? बनाएंगे। अब नए यौगिक बनाएंगे तो ये कौन सा यौगिक हो सकता है? तो यहां पर देखेंगे FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4
अब इसमें जल की मात्रा तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। कितनी जल की मात्रा होनी चाहिए इसमें? हाँ, जल की मात्रा ये नहीं। अब इसको हम नाम जानते हैं मोहर लवण के नाम से। इसे हम जानते हैं मोहर लवण के साथ। ये FeSO4 है, यहाँ पर आप 7H2O ऐड करेंगे, इसके साथ 7H2O भी होगी, डॉट के साथ लिखेंगे यहाँ पर। तो ये फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O प्लस NH4 हॉल ट्वाइस SO4 दोनों जलीय अवस्था में हैं। दोनों को मिलाकर यानी दोनों साधारण लवण को मिलाकर फिर से क्रिस्टलीकरण करें, ठोस बनाएं। ठोस बनाएंगे तो फेरस सल्फेट FeSO4 NH4 हॉल ट्वाइस SO4 होगा, जिसका नाम हम लोगों का क्या हो जाएगा? मोहर लवण। ये दो उदाहरण हम लोग देखें। एक हमारा एलम है जो द्विक लवण का एग्जांपल्स है। दूसरा देखें मोहर लवण, ये भी किसका उदाहरण है? हमारा द्विक लवण का। और सारा है, मान लीजिए एक और लिख देते हैं आपको, करने लाइट। तो ये तीन हमारे क्या होंगे? द्विक लवण। यानी द्विक लवण के बारे में हम लोग क्या सीखे कि द्विक लवण जो होते हैं वो योगात्मक लवण होते हैं। योगशील लवण का मतलब योगात्मक लवण होते हैं। कैसे योगशील होते हैं? दो साधारण सॉल्ट्स मिल करके, कैसे मिल करके? जलीय अवस्था में मिल करके फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, उससे जो नए यौगिक बनते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? द्विक लवण कहलाता है। और द्विक लवण में जो यौगिक होते हैं अपने परीक्षण को खोता नहीं है, मतलब अपने अस्थाई को बनाए रखता है। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग संकुल यौगिक की। संकुल यौगिक किसे कहेंगे? देखिए, संकुल यौगिक जो होते हैं उसमें भी हमारे दो साधारण सॉल्ट्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर K प्लस FeCN6, मान लीजिए कि 4K है, 4K। अगर ये पोटेशियम भी हमारा क्या है? एक परमाणु है। तो इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है, यानी K4 FeCN6 और -4 चार्ज। अब यहाँ पे ये पोटेशियम, फेरस हेक्सासाइनो, ये दो मिलकर के, दो साधारण लवण मिलकर के हमारा एक ये नए कंपाउंड का निर्माण किया। अब ये जो नए कंपाउंड बने, अब इस नए कंपाउंड में K प्लस और FeCN, इसको जब हम आयंस में तोड़ेंगे, आयंस में ब्रेक करेंगे, तो आयंस में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो सकता है? K यानी 4K प्लस, और ये बन जाएगा FeCN6, और इसमें होंगे -4 की चार्ज। यानी ये 4 आप अभी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये आयंस में टूटेंगे तो ये 4 हमारे बढ़ेंगे। अब ये जो पहले की जो गुण थी K और FeCN6 की, ये तो पहले अपनी गुण को प्रदर्शित करता था, दिखाता था, क्योंकि साधारण लवण है, ये आयंस में टूटते थे। लेकिन जब ये कंपाउंड बना, तो कंपाउंड बना तो आयंस में टूटा, लेकिन ये जो हमारा दो एलिमेंट्स था पोटेशियम, ये अपने गुण को दिखा रहा है, लेकिन जो आयरन है और साइनो है ये अपने परीक्षण को खो देता है। यानी सिंपली कहेंगे कि अगर हम लोग पोटेशियम और साइनो को खाएंगे मर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम FeCN6 को अगर खाते हैं, ये तो कोई ना कोई कंपाउंड होगा, कुछ तो होगी ना, जरूर होगी। तो इससे जब हम खाएंगे तो खाकर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अपना अस्तित्व को खो चुका है, ये एक नए रूप में बदल चुका है। पहले की जो फेरस साइनो थी, अब की जो फेरस साइनो है, दोनों में परिवर्तन है। तो इस प्रकार जब हम लोग बिग ब्रैकेट में जिस कंपाउंड को रख सकते हैं, यानी इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे, ये क्या कहलाएंगे? हमारे संकुल यौगिक। ये कहलाएगा संकुल यौगिक।
यानी इसमें अपना पहचान को क्या करता है, बनाए नहीं रखता, अपना नई पहचान को क्या करता है, ये क्रिएट कर सकता है। यानी ये दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि द्विक लवण में क्या होता था कि ठोस अवस्था रहे या जलीय अवस्था रहे, दोनों में अपना स्थायित्व को क्या करता था, बनाए रखता था। यानी बनाए रखने का मतलब क्या, वो आयन में टूट सकता है। लेकिन यहां संकुल यौगिक के बारे में कहेंगे तो ये दोनों जलीय या ठोस दोनों अवस्था में ये क्या करता है, अपने अस्थायी को खो देता है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट हमारा क्या है, सिंपल सॉल्ट है। Cu किस में टूटेगा, Cu++ में, यानी इसको तोड़ेंगे तो Cu++ में, और SO4 जो टूटेगा हमारा SO4- में ब्रेक होगा। तो सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है कि जो आयंस में ब्रेक कर सकता है, तो ये आयन इसमें ब्रेक कर गया। फिर दूसरा जो हम लेंगे NH3, मान लीजिए यहाँ पे 4NH3 लिए, तो NH3 में भी अभी देखे थे NH3 के एग्जांपल में कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाता था। तो ये भी आयंस में टूट सकते हैं, ये भी आयंस में टूट गए हैं। अब दोनों सिंपल सॉल्ट्स को मिलाएंगे तो हमारा एक नया कंपाउंड बनेगा। जो नया कंपाउंड बनेगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, CuNH3। इसको क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए कि Cu क्या है, प्लस चार्जेज वाले हैं, NH3 भी हमारा क्या है, NH3 टोटल कंपाउंड है। नाइट्रोजन वाले केस में क्या देखे थे कि यहाँ पे हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। नाइट्रोजन जो होता था उसके 3 हाइड्रोजन्स में हाइड्रोजन लगते थे, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता था, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता था। इससे पहले जो आपको समझाए थे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन देते थे, एक हाइड्रोजन प्लस चार्जेज वाले देते थे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता था। तब ये नाइट्रोजन इस एग्रीमेंट के साथ हाइड्रोजन को रखता था कि हम आपके साथ बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एग्रीमेंट ये रहेगा कि आप इस बॉन्ड के साथ जुड़ के रहेंगे। और जब ऐसा बॉन्ड बनता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, एरो के साथ दर्शाते थे और ये हाइड्रोजन रखते थे। तो ये जो NH3 जो था किसी के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे करके, तो वो एग्रीमेंट बना करके क्या किया, एक बिग ब्रैकेट में उसको रखा था। तो यहां भी कॉपर के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या किया, ये शेयरिंग किया, इसके साथ क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाया। तो बनाने के बाद ये NH3 क्या कर दिया हमारा 4 क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास लोन पेयर है। लेकिन कॉपर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके पास 4 रहेंगे, तब तो मान लीजिए 2 देकर के 2 एक्स्ट्रा युग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो CuNH3 और इस पे एक चार्जेज लगेंगे। चार्जेज जो हमारे हो जाएंगे +2 चार्जेज हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन था यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये +2 चार्जेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि SO4 के भी जो चार्जेस थे, SO4 चार्जेज वाले कहाँ चले जाएंगे हमारे, SO4- चार्जेज। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी संकुल यौगिक बोलते हैं, या जटिल यौगिक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझे कि उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, कैसे बनता है उपसंयोजक बॉन्ड, फिर वो जो सॉल्ट होते हैं किस प्रकार के, सिंपल सॉल्ट्स किस प्रकार कहते हैं। तो आज हम इस प्रकार से ये समझ लिए कि ये किस किस प्रकार से बना। अब हम लोग बात करेंगे कि जो संकुल यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संकुल यौगिक मेनली हम लोग 3 तरह से देखते हैं। एक हम कह सकते हैं कि धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कहने का मतलब क्या, कि जिसके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव हो वो धनात्मक यौगिक कहलाता है, धनात्मक संकुल यौगिक। जिसके ऊपर अगर निगेटिव चार्जेस है वो क्या कहलाता है हमारा, ऋणात्मक कहलाएगा। जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं हो वो हमारा कहलाएगा उदासीन यौगिक। यानी 3 प्रकार के मान लीजिए धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन यौगिक हमारा हो सकता है। अब धनात्मक के एग्जांपल्स के लिए अगर आप चाहेंगे कि एग्जांपल लिखें तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, CONH3 ये हमारा क्या है, धनात्मक संकुल यौगिक है। और अगला लिखेंगे इस पे चार्जेज 2, इस पे चार्जेज हमारा क्या हो जाएगा +3। अगला देखेंगे कॉपर
CuNH3 ब्रैकेट। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, संकुल यौगिक में प्लस 2 चार्जेस हो जाएंगे। ये दोनों हमारे धनात्मक एग्जाम्पल है। ऋणात्मक के देखेंगे, Fe, ये लिखेंगे FeCN6, इस पे चार्जेस हो जाएंगे -4, यहाँ जो लिखे थे ये क्या है, ऋणात्मक का हमारा उदाहरण है। दूसरा लिखेंगे निकेल CN4 माइनस का 2 चार्जेस हो जाएंगे। तो ये दो हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ऋणात्मक का। NiCO4 ये उदासीन का हो गया। अब यहाँ CO से क्या समझेंगे, कोबाल्ट या कार्बोनिल। ये कोबाल्ट नहीं है, ये है कार्बोनिल, इस कार्बोनिल के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है FeCO5 नो चार्ज, यानी 3 तरह से हम लोग देख लिए। यानी हम शॉर्टली रिवीजन करें तो उपसर संयोजक यौगिक में बॉन्ड, उपसर संयोजक बॉन्ड कैसे बनते हैं। उपसर संयोजक बॉन्ड बनने के बाद आपको ये समझ में आया कि लवण क्या होता है। लवण कितने प्रकार से होते हैं, तो लवण 2 तरह के हम लोग देखें कि एक साधारण लवण होते हैं और एक यौगिक लवण होते हैं। साधारण लवण वैसे लवण को कहते हैं जो आयंस में विभक्त होते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयंस में वो टूट जाते हैं। यौगिक जो यौगिक को बोले वो 2 या 2 से अधिक लवण से मिलकर के एक समान अनुपात में, अगर हम यौगिक यौगिक की बात करें तो 2 या 2 से अधिक लवण जो एक स्टैकियोमीतीय मात्रा में या मात्रा के मिलने से या के साथ जुड़ने से बनने वाले यौगिक को यौगिक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक, ठीक है, स्टैकियोमीट्री अनुपात मतलब समान अनुपात में, यानी एक लवण का जो अनुपात है, यानी मान लीजिए कि अगर एक 5 मोल है तो दूसरा भी हमारा क्या होना चाहिए, 5 मोल। एक 7 मोल है तो दूसरा भी हमारा क्या होना चाहिए, 7 मोल। यानी अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए, 1-1 अनुपात हो या मान लीजिए कि 4-4 अनुपात हो, बराबर होना चाहिए। दोनों का मतलब हमारा एक ही है, यानी समान अनुपात में वो मिलना चाहिए। और मिलने से बनने वाला यौगिक 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, एक द्विक लवण में जाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जाता है। द्विक लवण ऐसे बताएं कि जो 2 या 2 से अधिक लवण साधारण लवण से मिलकर बनेंगे, लेकिन उसके अपने आयंस में विभक्त होने का, यानी पॉजिटिव निगेटिव आयंस में टूटने का गुण रहेगा। या तो वो जलीय अवस्था में रहे या तो ठोस अवस्था में, किसी भी अवस्था में वो अपने गुण को बनाए रखता है, यानी अपने स्थायी को बनाए रखता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है कि वो आयंस में ब्रेक नहीं करेंगे, मतलब वो अपने गुण को यानी परीक्षण को बदल लेता है। तो इस प्रकार से हम पढ़े कि ये द्विक लवण क्या होता है, ये सब। अब हम, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। अब हम आपके लिए इसके अगला वीडियो लाएंगे कि द्विक लवण या संकुल लवण में या संकुल यौगिक में क्या अंतर है, इस अंतर को बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय।